देगा, ये इसको टक्कर मार देगा, ऐसे रोक देगा, ऐसे आएगा, ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगी बल रेखाएं, इस तरह से बल रेखाएं क्रॉस होंगी हमारी। इसके भीतर से भी जो बल रेखाएं क्रॉस होंगी, ऐसे सीधा नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये मामला हो गया। इस तरह का फिगर क्रिएट होगा। तो जो हमारी अभी हमारा यमन्य जीएनए एक था ना, तो जीएनए तो हमारा वही रहेगा, ध्यान रखने की बात है यहाँ पे। जीएनए जो हमारा जनरेटर भाई जैसे जमीन के पहले लगाया हूं तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, जीएनए यही रहेगा हमारा। ये मिटा दें। ये हमारा जीएनए यही रहेगा। यमन्य जो है ये थोड़ा खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। इधर क्या हुआ, ऐसे ऐसे आकर के डिस्टर्ब हुआ, तो इसका प्रभाव ज्यादा देखने को कहाँ मिला, आर्मेचर रिएक्शन का ज्यादा प्रभाव इस साइड, इस सिरे पर देखने मिला। यहाँ से ऐसे उठा देता है तुरंत, आगे जाकर के प्रभाव फिर कम हो जाता है। तो इस सिरे पर, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव किस सिरे पर देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं इस सिरे का नाम है, एक सिरे का नाम होता है टीपीटी, एक सिरे का नाम होता है एलपीटी। दो नए वर्ड फिर मिल रहे हैं, इसको देखो टीपीटी, याद रखना, ये सब चीजें बिल्कुल भूलने की आवश्यकता नहीं, नया नया वर्ड है ये। टीपीटी, इस सिरे को बोलते हैं टीपीटी और इस सिरे को बोलते हैं एलपीटी। एलपीटी और ये आर्मेचर का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो इस तरह से है तब, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस तरह से है तब। ठीक है, टीपीटी और एलपीटी। अब फुल फॉर्म भी लिख दूं, वो भी पूछोगे क्या है इसका फुल फॉर्म, तो अभी लिख देता हूं, पहले थोड़ा सा समझ लो। हम बता रहे थे कि अब मेरा जो यमन्य है वो यहां नहीं रह जाएगा, यमन्य क्या होगा, थोड़ा खिसक जाएगा, क्योंकि हमारा चुंबकीय क्षेत्र अब यूनिफॉर्म नहीं रह गया। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान रूपता नहीं रह गई हमारे चुंबकीय क्षेत्र में। यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से फैला था, सीधा सीधा। यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो गया। तो इसका चुंबकीय जो यमन्य निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा, वो भी डिस्टर्ब रहेगा, माने कि तिरछा हो जाएगा यमन्य। फाई अंश यमन्य, इसको हम बोलते हैं ऐसे, फाई अंश हमारा यमन्य, ये हमारा हो गया यम एन ए, हमारा यमन्य जीएनए से फाई अंश खिसक गया आगे की तरफ, एलपीटी की तरफ। आया बात समझ में? तो हमारे जो ब्रश लगे हैं, हमने तो बताया था कि ब्रश आपका यमन्य पर लगा रहता है। तो ब्रश तो हमारा यहीं पर लगा था जब शुरू में हमने जनरेटर बनाया था, मॉडिफाई किया था जब शुरू में, तब तो यहीं था। लेकिन जब लोड पड़ा जनरेटर पर, तब यमन्य खिसक गया, इधर हो गया। जब लोड पड़ा तो यमन्य इधर हो गया, लेकिन आपका ब्रश तो यहीं लगा हुआ है, ब्रश तो चेंज ही नहीं हुआ है। तो यहाँ होने लगती है स्पार्किंग, समझ रहे हो, यहाँ स्पार्किंग होने लगती है। क्यों होने लगती है, कैसे होने लगती है, वो बात की बात है, आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी इतना समझो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। यहाँ पर क्या होने लगेगा, स्पार्किंग होने लगेगी, क्योंकि ब्रश ये हमारे लगने चाहिए यमन्य पर, ब्रश लगे भी थे यमन्य पर, लेकिन जब लोड पड़ा तो यमन्य तो शिफ्ट हो गया। यमन्य भाई अदृश्य है, यमन्य हमको दिखता थोड़े ना है, या जीएनए हमको दिखता थोड़े ना है, ये सब चीजें अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती हैं। लोड बढ़ेगा तो यमन्य हमारा खिसक जाएगा, लेकिन ब्रश तो हम यहीं लगा के रखे थे, तो ब्रशों को हमको खिसका करके यहाँ लाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर ब्रशों को लाना पड़ेगा, अदरवाइज स्पार्किंग होगी, ज्यादा स्पार्किंग। जब ब्रशों को यहाँ हम खिसका कर देंगे तो स्पार्किंग कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो, क्यों स्पार्किंग हो रही है वो बात की बात है, वो हम बाद में समझाएंगे। अभी इतना बताओ कि ब्रशों यमन्य जब लोड पड़ा तो यमन्य खिसक गई, अपने आप अंदर ही अंदर हो गया जो होना था। आपने तो ब्रश को यमन्य पर सेट किया था, लेकिन अब यमन्य वो रह ही नहीं गया, यमन्य जीएनए से फाई अंश खिसक गया। लोड बढ़ा तो आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र था उसने मेन फील्ड को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो मेन फील्ड का जो यमन्य था वो अपनी पहली जगह पे नहीं रह गया, खिसक गया। ठीक है,
जैसे आप सीधी सीधी रेखा में चल रहे हैं, ऐसे सीधा सीधा ऐसे चल रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के बल लिखा है क्या, सीधा सीधा हमारे शरीर के बीचों बीच से आ जा रहे हैं। अब ये चढ़ने को कह दूं ऊपर, तब झुक के चढ़ोगे ना, तो जो हमारा जो शरीर से जो सीधा सीधा से जा रहा था, सीधा सीधा थोड़ा जाएगा, तब बल रेखाएं भी हमारी तिरछी होकर के जाएंगे, सॉरी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल रेखाएं होंगी वो भी आगे हम झुक जाएंगे, तो हमारे शरीर से होते हुए ऐसे तिरछा मिर्चा होकर जाएंगी, तो सेंटर में नहीं रह जाएगा, फिर उदासीन अक्ष। क्लियर है इतनी बात? कोई कंफ्यूजन? इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं, तब तक कुछ सोच लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। मैं इसका टीपीटी और एलपीटी का नाम फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं। फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, और ये भी पूछा जाता है कि आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव मैक्सिमम किस तरफ देखने को मिलता है, तो टीपीटी की तरफ। ठीक है। एलपीटी का मतलब होता है लीडिंग पोल टर्मिनल, टीपीटी का मतलब होता है ट्रेलिंग पोल टर्मिनल। लीडिंग का मतलब आगे जो पोल आएगा, तो ऐसे घूम रहा है ना, इसका डायरेक्शन मैं ऐसे दिया हूं, तो आगे आने वाला पोल आगे ये आएगा, ये वाला पोल एलपीटी माना जाता है। ये जो है यहाँ से घूम करके जब आएगा तो ये टीपीटी ट्रेलिंग पोल टर्मिनल, फिर यहाँ से आगे जाएगा ये एलपीटी। ठीक। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? कार्बन ब्रश। हाँ, कार्बन ब्रश क्या? कार्बन ब्रश को बार बार हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो कार्बन ब्रश को भी खिसकाना पड़ेगा। हाँ, बार बार लोड कम ज्यादा करोगे तो ये मैंने हमारी शिफ्ट होगी। लोड अगर मैं ज्यादा करूंगा तो मैंने आगे जाएगी, लोड कम करूंगा तो मैंने पीछे आएगी, तो बार बार कार्बन ब्रश को खिसकाता नहीं है। लगभग एवरेज में ऐसा सेट कर दिया जाता है कि उसी के आगे पीछे मैंने होती रहती है। ऐसा भी तो होता है कि कोई लोड का, कोई जनरेटर का जो लोड होता है वो अभी तो निर्धारित होता है कि उससे अधिक लोड उस पर नहीं लगा सकते हो, तो मैक्सिमम लोड से थोड़ा सा मतलब एवरेज पे ऐसे लगाते हैं कि एमएनए उसी के आगे पीछे शिफ्ट होती रहेगी। माने कि एमएनए जहाँ पर आगे थोड़ा कम लोड थोड़ा ज़्यादा लोड ऐसे पड़ता रहेगा, तो उसी के आगे पीछे हमारा एमएनए, जहाँ पर मान लो कि एमएनए कम लोड या ज़्यादा लोड पर रहेगी, उसी के आसपास हम ब्रश को एक जगह लगा के छोड़ देंगे। जैसे मान लो कि मैक्सिमम लोड पे मैंने यहाँ है, अब थोड़ा लोड कम कर दिए थे, मैंने थोड़ा सा ही तो आएगी, थोड़ा सा इधर आ जाएगी, तो हम ब्रश को क्या करेंगे, मिला जुला करके ऐसे थोड़ा ऐसे लगा देंगे कि उसी के आसपास कम लोड या ज़्यादा लोड जो भी रहेगा एवरेज में उसी के आसपास ब्रश हमारा टच करता रहेगा, एमएनए के आसपास ही। अब एकदम एग्जैक्ट नहीं मैच करा पाओगे, या तुम सोचो कि लोड कम ज्यादा करता रहो तो एक आदमी बैठ के केवल ब्रश ही खिसकाता रहे, ये सब संभव नहीं है ना। तो एक अप्रॉक्सीमेट पे सेट कर दिया जाता है इसको। टीपीटी एलपीटी, इसका फुल फॉर्म लिख लो। टीपीटी, टीपीटी का मतलब हो गया ट्रेलिंग पोल टिप, TRAILING, ट्रेलिंग पोल टिप। टिप या इसको टर्मिनल भी लिख सकते हो, ट्रेलिंग पोल टर्मिनल, INAL। दूसरा है हमारा LPT, लीडिंग पोल टर्मिनल। लीडिंग पोल टर्मिनल। बस तो
अभी जो ये क्वेश्चन हमसे किए थे कि बार लोड कम ज़्यादा होता रहेगा तो बार बार ब्रशों को हम खिसकाते रहेंगे, तो हमने ये आंसर दिया कि ब्रशों को, कार्बन ब्रशों को हम क्या करेंगे, एक ऐसी पोजीशन पे लगाएंगे कम ज़्यादा लोड के आसपास ही वो चलता रहे। साथ ही साथ अभी एक पॉइंट और ये बताना है, आगे आएगा इंटरपोल वाइंडिंग। एक वाइंडिंग होती है इंटरपोल वाइंडिंग, तो जो इंटरपोल वाइंडिंग जब लगा देंगे तो बार बार ब्रशों को खिसकाना नहीं पड़ेगा। वो इंटरपोल वाइंडिंग उसको और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम कर देगी। इंटरपोल वाइंडिंग क्या करेगी, इंटरपोल वाइंडिंग क्रॉस जो पड़ रहा है वही प्रभाव, कौन सा प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, चुंबकीय बिछो प्रभाव है, इस प्रभाव को वह वाइंडिंग कम कर देगी इंटरपोल वाइंडिंग। तो आगे के चैप्टर में हम लोग, अभी आगे के क्लासेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से होता क्या है, क्या दिक्कत हो रही है, अभी ये पढ़ रहे हैं, आगे की क्लास में पढ़ेंगे इसको, इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। इस भाई इसका निवारण भी तो कुछ होगा कि समस्या बनी रहेगी। तो अभी हम समस्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इसका सुधार क्या होगा वो आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई, और ये भी क्लियर हो गया कि जो हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का जो प्रभाव है सबसे अधिक टीपीटी की तरफ देखने को मिलेगा। ये कहीं कहीं बुक में ट्रेलिंग पोल टिप लिखा मिलेगा, कोई कोई बुक में ट्रेलिंग पोल प्लान या प्लेन ऐसे देखने को मिलेगा, और कोई कोई बुक में टर्मिनल देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के इसका नाम टीपीटी है, इसका नाम एलपीटी, बात एक ही है, चाहे टिप बोलो, चाहे टर्मिनल बोलो, चाहे जो है प्लेन बोलो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और समझते हैं, इसको मिटा देता हूं, इसका जरूरत नहीं है। जैसे एक फिगर और बताने चल रहा हूं, ये जो होता है ये लाइन क्या दिखाएगी, ये लाइन दिखाएगी हमारा एफ, इसको फील्ड को मेन फील्ड, ठीक है ना, मेन फील्ड को के फ्लक्स को दिखाएगी, या इसको एफ लिखो, चाहे ऐसे लिख लो, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एम से क्या तात्पर्य हो गया, मेन फील्ड। और दूसरा जो है वो हम दिखा देते हैं आर्मेचर का फील्ड, इस तरफ ये वाला नीचे की तरफ, इसको हम लिख देंगे एफ, यहाँ लिखो एफ ए का मतलब आर्मेचर का, ये आर्मेचर का फील्ड हो गया, ये मेन फील्ड हो गया। तो पहले शुरुआत में तो फिगर पे आओ, इस फिगर पे, इसी फिगर से बना रहा हूं। शुरुआत में तो आर्मेचर का कोई फील्ड रहता नहीं है, या रहता है तो थोड़ा रहता है, तो वो इधर नीचे की तरफ दिखाया जाएगा। और मेन फील्ड जो यूनिफॉर्म रूप से ऐसे फैला हुआ था वो यहाँ पर रहेगा। तो मेन फील्ड यहाँ पर रहेगा, तो जो हमारा यमन्य होगा, तो जो हमारा शुरुआत में ये जो मेन फील्ड है, ये मेन फील्ड ऐसे फैली थी, इसका जो यमन्य था वो ये सीधी लाइन थी, ठीक है। तो हमारा यही यमन्य हुआ करता था, यही लाइन, तो हमारा यमन्य इसी पर कहीं पर रहेगा, या हम मान लेते हैं यहीं पर हमारा यमन्य रहेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब ये लोड पड़ा तो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, तो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र मेन फील्ड को डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या हो गया, यह आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र अभी वाकई अब आ गया, अभी तक तो नगण्य मान का था, अब आ गया। तो एक चुंबकीय क्षेत्र इधर है, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो क्या होता है, रिजल्टेंट कैसे दिखाया जाता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से दिखाया जाएगा, एफ आर, या ऐसे लिख लो कैपिटल आर, एफ आर, एफ रिजल्टेंट। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जब यहाँ आ गया, तो जो हमारा यमन्य होगा वो कहाँ चला जाएगा, इधर खिसक जाएगा, इधर, ठीक है, फाई अंश खिसक जाएगा हमारा, फाई अंश ही हमारा खिसक गया। पहले कहाँ था, पहले इधर कहीं था, अभी क्या हुआ, जो है फाई अंश खिसक गया,
एक सेकंड देखो, तो न्यू एमएनए जो हमारा आएगा वो ये हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। न्यू एमएनए ये लाइन जो हमारी जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे समझ लो कि ये जो लाइन हमारी जा रही है इसको डॉट 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 करके दिखा दो ऐसे, ये हमारी क्या हो जाएगी एमएनए। कौन सी? न्यू, नहीं एमएनए, पहले एमएनए यही था, यही लाइन हमारी, इसी लाइन पर हमारा एमएनए था, लेकिन जब लोड पड़ा तो आर्मेचर का भी चुंबकीय क्षेत्र आ गया और मेन फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र तो रहेगा ही। तो रिजल्टेंट फ्लक्स, ये रिजल्टेंट का मतलब दोनों का टकराने के बाद, मेन फील्ड का और आर्मेचर का फ्लक्स टकराने के बाद जो फ्लक्स बचेगा उसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट फ्लक्स। तो रिजल्टेंट फ्लक्स जब यहाँ आ गया तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो एमएनए होगा जो यहाँ था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फाई अंश माने ये फाई अंश, इसको दिखा दो, फाई अंश खिसक गया इस तरह से। तो हमारा पहले पुराना एमएनए इस पर था, अभी नया एमएनए इस पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा न्यू एमएनए का हो गया। बाकी इसमें बहुत ज्यादा उलझने का कोई जरूरत नहीं है। ये मेन फ्लक्स हो गया, आर्मेचर हो गया। जब आर्मेचर फील्ड नहीं रहेगा तो एमएनए हमारा इसी लाइन पर रहेगा। जब आर्मेचर में फील्ड आ जाएगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स ये हो जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स जब ये हो जाएगा तो हमारा एमएनए क्या होगा, फाई अंश खिसक जाएगा, तो हम इधर दिखा देंगे एमएनए से। बस इतनी सी बात यहाँ समझानी थी, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इसके बाद जो है आगे देखते हैं हम लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो कॉल करके पूछ सकते हो। और इसको समझाने में भी मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं समझने या समझाने में, और ये सब फिगर तो समझा ही दिया हूँ अच्छे से। अब मैं इसके जो आर्मेचर रिएक्शन का दो प्रभाव है ना, पहला प्रभाव आपने पढ़ लिया, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव पढ़ लिया आपने। दूसरा प्रभाव पढ़ेंगे विचुंबकन प्रभाव, यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। लेकिन विचुंबकन प्रभाव को पढ़ने के पहले क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो अभी हमने खत्म किया, इसके बारे में 4 लाइन लिख दे रहा हूं और उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ठीक है, देखिए 4 लाइन लिख देता हूं फिर आपको देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर हमने लिख दिया डिटेल्स में। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव, 2 प्रभाव होते हैं, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव और विचुंबकन प्रभाव। तो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव को हमने यहाँ समझा तो दिया था पहले ही, थोड़ा कुछ लिख भी दिया हूँ। एमएनए, जीएनए, टीपीटी, एलपीटी इन सब का फॉर्म हो गया, नोट करके एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो नोट कर दिया हूँ। तो चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी कि विचुंबकन प्रभाव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद शुरू करें। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा विचुंबकन प्रभाव। विचुंबकन प्रभाव यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो
विचुंबकन प्रभाव के लिए अलग से हमको ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा उसमें समझाया था हमने बस वही चीज समझना है। जैसे ये हो गया था हमारा जनरेटर का बॉडी, यहां पर हमने लगाया था पोल, ठीक है, यहां भी हमने लगाया था पोल और यहां भी ऐसे 4 पोल का जनरेटर हमने फिगर में दिखाया था इसके पहले। तो इस फिगर में भी ऐसा ही कर दिया, हमने एक शाफ्ट ले लिया, इसके ऊपर हमने एक आर्मेचर ले लिया, ये गोल गोल ऐसे बना के इसके अंदर ऐसे हमने कर दिया, जिससे क्या पता चल गया ये आर्मेचर में वाइंडिंग हुई है। अब हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो पढ़ने जा रहे हैं कि आर्मेचर, देखो पहले वाले में क्या था, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। तो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कब पैदा हो रहा था, जब लोड लगा दे रहे थे, लोड लगाते ही आर्मेचर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना ले रहा था, वह चुंबकीय क्षेत्र मेन फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टर्ब करने लग रहा था। तो उस प्रभाव के कारण ये मैंने जीएनए से फाइलेंस खिसक जा रही थी, तो ब्रशों को हमको खिसकाना पड़ रहा था, तो उस प्रभाव को हम बोल रहे थे चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। दूसरा है कि लोड का मान बढ़ाते जाइए, लोड का मान जब बढ़ाते जाएंगे तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ता जाएगा। आर्मेचर करंट का मान यदि बढ़ता जाएगा तो आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी तो आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। क्लियर बात? जब लोड बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे, आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि भाई लोड करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा अगर, तब क्या होगा, आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र का मान यदि बढ़ेगा तो वह मेन फील्ड को डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा। पहले वाले फिगर में हमने दिखाया कि हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से था, जिसके पहले हमने पढ़ा चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, तो इसमें इस तरह से आर्मेचर हम दिखा रहे थे और हमारा ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं हमारी इस तरह से डिस्टर्ब हो रही थी। वेट 1 मिनट वेट। तो पहले वाले फिगर में इस तरह से, माने चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव में हमने बताया था इस तरह से ऐसे डिस्टर्ब कर दे रहा है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र है मेन फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टर्ब कर दे रहा था। लेकिन जब हम कह रहे हैं लोड बढ़ाते जाएंगे, आर्मेचर करंट का मान बढ़ता जाएगा, तो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, तो क्या करेगा, इसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, माने कि विचुंबकित करने लगेगा। ठीक है, मेन फील्ड खत्म होने लगेगा, मेन फील्ड को एकदम डिस्टर्ब कर देगा, माने रास्ते को, पथ को ही पूर्ण नहीं होने देगा ना। जब इसका मान अधिक हो जाएगा, ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, तो नॉर्थ से बल रेखाएं चल के साउथ पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या होगा, मेन फील्ड कमजोर हो जाएगा। फिर मेन फील्ड का चुंबकीय पथ ही, मेन फील्ड का जो चुंबकीय पथ है पूर्ण ही नहीं होगा, तो मेन फील्ड कमजोर पड़ जाएगा, यानी कि विचुंबकित होने लगेगा, मेन फील्ड विचुंबकित होने लगेगा। इसीलिए उसका नाम है विचुंबकन प्रभाव, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मेन फील्ड जो है विचुंबकित होने लगेगा अधिक लोड पर। जब लोड अधिक हो गया तो आर्मेचर करंट का मान अधिक हो गया, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो गया और वह मेन फील्ड को फिर विचुंबकित करने लगेगा। और जब मेन फील्ड विचुंबकित होने लगेगा तब क्या दिक्कत होगी, जब मेन फील्ड विचुंबकित होने लगेगा तब क्या दिक्कत होगी, तब यह होगा कि आर्मेचर घूमता तो रहेगा लेकिन कम बल रेखा, मेन फील्ड विचुंबकित होने लग गया ना, मेन फील्ड कम हो गया, तो काटता किसको, काटेगा तो मेन फील्ड को ही। जब मेन फील्ड विचुंबकित हो रहा है तो क्या होगा, उस समय हमारा उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। ठीक है, उस समय हमारा उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। तो चलिए, बस यही इतना है, विचुंबकन प्रभाव यही इतना है। और इसमें जो ये हमने बताया था, ये शीर्ष का नाम होता है टीपीटी और इसका नाम होता है एलपीटी। जनरेटर अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो विचुंबकन की जो क्रिया होगी वह भी आर्मेचर रिएक्शन की क्रिया जो थी वो हमने बताया था टीपीटी की तरफ अधिक होती है, तो विचुंबकन की क्रिया भी टीपीटी की तरफ अधिक होगी। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग
आर्मेचर, ये विचुंबकन प्रभाव तो हो गया, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर में पैदा होने वाले प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करते चलते हैं, समझते चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके विचुंबकन प्रभाव के बारे में पहले 2 लाइन लिख देता हूँ, 2 लाइन लिख देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर तब देखते हैं। तो यह देखिए, हमने आपके सामने स्क्रीन पर विचुंबकन प्रभाव के लिए 4 लाइन लिख दिया है, इससे अधिक इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, नोट करके इस पॉइंट को जरूर लिख सकते हैं कि विचुंबकन प्रभाव का मान, नोट, विचुंबकन प्रभाव का मान विचुंबकन प्रभाव का मान टीपीटी की तरफ अधिक होता है। यह हो गया, विचुंबकन प्रभाव का मान टीपीटी की तरफ अधिक होता है। तो चलिए इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर में पैदा होने वाले दोष। मिटा देते हैं इसको। आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर में पैदा होने वाले दोष। आर्मेचर रिएक्शन के 2 प्रभाव, पहला प्रभाव क्या पढ़ा, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, दूसरा प्रभाव विचुंबकन प्रभाव। अब पढ़ रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर में पैदा होने वाले दोष, कौन कौन से दोष पैदा होते हैं। तो पहला फॉल्ट जो होता है वो लिखते हैं हम लोग, मुख्य फ्लक्स की यूनिफॉर्मिटी नष्ट हो जाती है। किसकी, मेन फ्लक्स की, मेन फ्लक्स की यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, एक रूपता। यह बात समझ में आ रही है। यूनिफॉर्मिटी जैसे एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र फैला था, उसको आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र ने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया, तिरछा कर दिया। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समान रूप से फैला होना। तो मेन फ्लक्स की यूनिफॉर्मिटी समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट है मेन फ्लक्स विचुंबकित होने लगता है। मेन फ्लक्स विचुंबकित होने लगता है, या ऐसा लिख सकते हो कि मेन फ्लक्स कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद तीसरा, जनरेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल का मान घट जाता है। उत्पादित विद्युत वाहक बल का मान घट जाता है। कैसे घट जाता है पता ही है ना।
हाँ ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट आपका हो गया, इससे फिर जनरेटर की दक्षता घट जाती है। जनरेटर की दक्षता घट जाती है। ये 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट में क्या लिखेंगे? एमएनए जीएनए से क्या हो जाती है? फाई अंश खिसक जाती है। खिसक जाती है, जिसके कारण क्या होने लगता है? जिसके कारण ब्रशों पर स्पार्किंग होने लगता है। ब्रशों पर स्पार्किंग, इसके कारण ब्रशों पर स्पार्किंग होने लगता है। अगला 6वां पॉइंट क्या हो गया? मेन फ्लक्स अधिक विचुंबकित, ये जो पॉइंट लिख रहा हूं इसको ध्यान समझना। अब इसके बारे में समझाया नहीं हूं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए अपने आप। मेन फ्लक्स अधिक विचुंबकित हो जाने पर, यहां पर ऐसा लिखो, मेन फ्लक्स के अधिक विचुंबकित हो जाने पर, मेन फ्लक्स क्या करेगा? मेन फ्लक्स अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण खो देगा। अपना रेजिडुअल, RESIDUAL, मेन फ्लक्स अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, MAGNETISM, अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण खो देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आ रही है भाई? मेन फील्ड में हमेशा रेजिडुअल मैग्नेट होता है, और रेजिडुअल मैग्नेट मेन फील्ड में हमेशा